अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑफ वर्क के अंदर, जैसा कि आपकी बुक के अंदर इन्होंने कुछ केसेस डिफाइन किए हुए कि जब आपके पास 0 डिग्री हो तब वर्क क्या होता है, जब 90 डिग्री हो या पॉजिटिव वर्क हो तब क्या होता है, या मैक्सिमम वर्क हो तब क्या होता है। ठीक है, तो हम इसी चीज को यहाँ पर अब एक्सप्लेन करने लगे, और वो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर सबसे पहले इसमें लिखूं पॉजिटिव वर्क के बारे में, तो देखिए पहला कॉलम हम कर देते हैं पॉजिटिव वर्क, और इसके पॉइंट हम यहां लिख लेंगे। दूसरा जो है वो है नेगेटिव वर्क, और इसके पॉइंट हम यहां लिख लेंगे। और थर्ड वन जो है वो है जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होगा, तो ये बात हमने पीछे वाले चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर पढ़ ली है। जीरो वर्क का मतलब यही है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल ना हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ना हो। इस सिचुएशन के अंदर जो आपके पास वर्क होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिव वर्क के लिए जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो एक्ट हो रही हो कैसे, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो मैं पॉइंट लिख देता हूं कि इस केस के अंदर फोर्स इज, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग, इज एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देख लो कैसे, डायग्राम में देखें। फोर्स है, और फोर्स जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। क्या दोनों सेम है, तो हम कहेंगे वर्क क्या है, पॉजिटिव। या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो क्या फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, उसे हम क्या लिखते हैं, एफ कॉस थीटा। तो आप देखें इन दोनों सूत्रों में हम क्या कहेंगे, वर्क क्या है, पॉजिटिव है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अब आगे जाए अगला पॉइंट, नेगेटिव वर्क कब होगा। तो नेगेटिव वर्क के लिए हमने क्या कहा, फोर्स अगर, फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स is acting, is acting opposite to, opposite to displacement। तो इस केस में जो आपका वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखें ये कैसे होगा, तो लेट से ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स है वो इसके क्या है, ऑपोजिट है। तो आप देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, 180 डिग्री। यहां पर एंगल कितना था, 0 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल नेगेटिव, आपके पास वर्क आ जाएगा। इसे हम क्या लिख देंगे, यहां पर है नेगेटिव वर्क। अच्छा, जबकि इसमें अगर देखा जाए तो ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूं तो ये फोर्स है। तो फोर्स का कंपोनेंट क्या है, फोर्स का कंपोनेंट है माइनस एफ कॉस थीटा। अगेन देख लें, एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, 180 डिग्री। और फिर वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसे हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। अब आ जाए जीरो वर्क पर। जीरो वर्क क्या होगा, अगर फोर्स एक्ट कर रही हो परपेंडिकुलरली, फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पर आपके पास जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो वर्क होगा। और ये किस तरह से, देख लें कि अगर मैं इस बॉक्स पर बात करूं कि कितनी फोर्सेस लग रही है, एक है वेट फोर्स, और दूसरी फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है डी। तो अगर आप देखें इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 99 डिग्री का, तो वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ना तो नॉर्मल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ना ही वेट फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दोनों सूरतों में वर्क क्या होगा, जीरो होगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अगर आप देखें कि पॉजिटिव वर्क में जो फोर्स है वो इंक्रीज करती है मोशन ऑफ द बॉडी,
इसके हम के अंदर कहते हैं, इस केस में फोर्स इंक्रीज करती है क्या, मोशन ऑफ द बॉडी। क्योंकि अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो मोशन क्या होगा, बढ़ेगा, मोशन ऑफ अ बॉडी। अच्छा, उसके बाद दूसरे में क्या होगा, फोर्स डिक्रीजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, डिक्रीजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो मोशन को क्या करेगी, अपोज, जैसे फ्रिक्शन है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट में क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूसेस नो मोशन, फोर्स प्रोड्यूसेस नो मोशन ऑफ अ बॉडी, नो मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है, जो आपके पास फोर्स इंक्रीज कर रहा है, मोशन को इंक्रीज करने का मतलब स्पीड क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। और अगला पॉइंट, स्पीड इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज होती है। ठीक हो गया। अगला, कि स्पीड के डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। ये बात हम चैप्टर 3 में पढ़कर आए। और वेलोसिटी के डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही स्पीड पे करती है। ठीक है। जबकि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि यहां पर तो जाहिर सी बात है कि फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो तो अगेन काइनेटिक एनर्जी भी यहां पर क्या है, कांस्टेंट। ये पॉइंट हो गया इसका, कि किस केस के अंदर स्पीड बढ़ेगी, किसमें कम होगी, और किसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। अगली बात, जो पॉजिटिव वर्क है उस पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल क्या होता है, पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल क्या होता है। तो यहां पर ये होता है एंगल बिटवीन एफ एंड डी, एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, इसे हम लिखते हैं एक्यूट एंगल। 0 डिग्री या उससे बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। नेगेटिव वर्क के लिए क्या कंडीशन है, नेगेटिव वर्क के लिए हम कहते हैं जो एंगल बिटवीन एफ एंड डी, एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल है जो 90 से बड़े होते हैं और या तो 180 हो या 180 से छोटा हो, इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और जीरो वर्क के लिए क्या कंडीशन है, तो जीरो वर्क के लिए जो एंगल है, एंगल बिटवीन एफ एंड डी, एंगल बिटवीन एफ एंड डी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, 270। ठीक है ना, तो ये आपके पास कंडीशन है उसके लिए। फिर लास्ट में हम इसकी सिर्फ कंडीशंस के साथ साथ इसके क्वाड्रेंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कि कब आपके पास थीटा पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, तो वर्क भी पॉजिटिव होगा, वर्क भी नेगेटिव होगा, और कब थीटा जो है वो जीरो होगा। तो देखें, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ किया कि ये एक बॉल है, और इस बॉल पर जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड है, mg। इसका डिस्प्लेसमेंट है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल क्या है, ये एंगल जो है वो 0 और 90 के दरमियान में है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर थीटा क्या होगा, कॉस पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, अगर इस केस में बात करें, जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड है, जिसे हम क्या लिखते हैं, mg। और इस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉर एग्जांपल अगर अपवर्ड हो रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल कितना बड़ा बन रहा है, ये एंगल जो है वो 90 से बड़ा है ना। और हमने ये बात पढ़ी है कि 90 से बड़े एंगल पर कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वजह से ही तो वर्क नेगेटिव आता है। और लास्ट में अगर मैं कहूं कि इस बॉडी पर लगने वाली नॉर्मल फोर्स, उस नॉर्मल फोर्स का एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ, चाहे वो अपवर्ड जाए चाहे वो डाउनवर्ड जाए, वो एंगल कितना है, वो है 90। और जब ये एंगल 90 होगा तो कॉस 90 जीरो के बराबर होता है। तो यहां पर आप देखें कि अगर कॉस 90 जीरो तो वर्क भी क्या है, जीरो है।
एक आध एग्जाम्पल इसकी देख लें। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें कि ये एक लॉन मूवर है और इस लॉन मूवर पे फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपके पास है फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। तो आप देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितना है, थीटा, और ये थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। जब एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा हो तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपके पास कॉस थीटा है वो पॉजिटिव होता है, और अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ये चीज होगा। अगली एग्जांपल देखें। अगली एग्जांपल के अंदर देख लें कि नेगेटिव आपके पास किस तरह से है। तो देखें कि जब हम कहते हैं कि बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, ये है बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट। तो इस बॉडी की जो ड्रैग फोर्स है जो इस कार पे अप्लाई हो रही है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, वो क्या है, ऑपोजिट है, ड्रैग फोर्स ऑपोजिट है। जबकि इस कार में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, वो भी क्या है, ऑपोजिट है, फ्रिक्शन ऑपोजिट। तो आप देखें कि क्योंकि फोर्स और ड्रैग फोर्स फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि एंगल जो है वो 180 या 180 से कम है। तो हम इसके लिए ये यूज करते थे कि एंगल अगर 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो या 180 डिग्री हो, इन दोनों सूरतों में हम कह देते हैं कि ये आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो आपके पास कॉस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, और कॉस अगर नेगेटिव है तो वर्क भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और उसके बाद कब आपके पास वर्क नहीं होगा, एक बंदा है जो कि फोर्स लगा रहा है दीवार पे। अब अगर वो दीवार पे फोर्स लगा रहा है, जाहिर सी बात है दीवार तो मूव करके नहीं जाएगी ना कहीं। अगर दीवार नहीं कहीं मूव करेगी तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि वहां पे वर्क भी जीरो होगा, जबकि यहाँ पर फोर्स जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर वर्क क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो इस केस में वर्क की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। वर्क के लिए तो डिस्प्लेसमेंट का होना क्या था, जरूरी था, ठीक है। लास्ट में ये चीज जरा देख लें कि एक कार है, उस कार के ऊपर कितनी फोर्सेस जो है वो लग सकती हैं, ये जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एक कार पे लगने वाली फोर्सेस को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो सबसे पहली जो फोर्स है वो है ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पर जो पहली फोर्स है उसे हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से ये कार मूव कर रही है, ड्राइविंग फोर्स। अच्छा जी। और इसके अंदर कौन सी फोर्स होगी, तो वो है नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स, जो कि प्लेन की वजह से है। एक फोर्स इसके अंदर होगी वेट फोर्स, क्योंकि इस कार के मैस की वजह से है, मैस इनटू ग्रेविटी, ठीक है। एक फोर्स इसके अंदर आपको ड्रैग फोर्स भी आपने पढ़ी है, ये है आपके पास एफ डी, इसे हम क्या लिखते हैं, ड्रैग फोर्स, ठीक है। अच्छा जी। और उसके बाद इसके अंदर एक फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि रोड और टायर के दरमियान में। तो इस कार पर कितनी कितनी फोर्सेस लग रही है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब जरा देखें कि अगर ये कार डिस्प्लेस कर रही है इस डायरेक्शन में, हमने ये देखना है कि किन किन फोर्सेस के साथ वर्क है और किन किन फोर्सेस के साथ वर्क नहीं है। तो सबसे पहले ड्राइविंग फोर्स की बात करें। अभी तक आपको जितना मैंने पढ़ा दिया उस हिसाब से ड्राइविंग फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स के लिए वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। फिर आ जाए, क्या नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क होगा, तो आंसर है नो। यहाँ पर वर्क जीरो है। क्यों, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 90। क्या वेट की वजह से वर्क होगा, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट और वेट क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या ड्रैग फोर्स की वजह से वर्क होगा, तो आंसर है यस। और वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर है। क्या फ्रिक्शन की वजह से वर्क होगा, तो है यस। और वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि अगेन फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो ये देखें, एक कार पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का मैंने आपको बता दिया कि किस किस सिचुएशन में वर्क होगा और किस किस सिचुएशन में वर्क नहीं होगा, और किस सिचुएशन में वर्क जो होगा वो होगा बट नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव साइन एक्चुअली यहाँ पर शो यही कर रहा होता है कि एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये चीज बता रहा होता है
कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, 180 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैंने आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स लिखवा दिया था, यहाँ पर सिर्फ ग्राफिकली इसको मैंने शो करके इसका मैथमेटिकल रिलेशन लिख देना, एंड देन ये आपका जो होगा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो देखें, यहाँ पर हमने ये चीज शो की कि जो ग्राफिकली फोर्स को हम लिखते हैं, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका एरिया अंडर द जो कर्व है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वर्क के, ठीक है। इसे हम कहते हैं एरिया, जो बराबर है किसके, वर्क के। तो वेरिएबल फोर्स के लिए जैसे मैंने फार्मूला लिखा था, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या लिखूंगा, कांस्टेंट फोर्स के लिए लिखते हैं एम एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एफ क्या है, कांस्टेंट है, एफ यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है ना। और इसको अगर हम एफ कॉस थीटा के लिए लिखें, तो एफ कॉस थीटा के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ये है डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लिख देते हैं कि यहाँ पर एफ कॉस थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और अगेन इस चीज को अगर मैं लिखूं तो फार्मूला तो वही बनेगा, सिर्फ क्या होगा, अब ये मैं एफ कॉस थीटा पहले लिख देता हूँ और डिस्प्लेसमेंट बाद में लिख देता हूँ, लेकिन रीअरेंज करने के बाद फार्मूला तो वही बन जाएगा ना, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा है, ये दोनों वर्क है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस किस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। अब इस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को आप डिफरेंट केसेस के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि वेरिएबल फोर्स जो है वो होती क्या है, ऐसी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क डन, वो उसे हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के बारे में यहाँ पर ये पॉइंट है कि इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वो कांस्टेंट नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की वैसे हम डेरिवेशन कर दी है, सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल फोर्स के हवाले से ये पॉइंट है कि कहाँ कहाँ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। तो जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ पॉइंट्स के अंदर, और वो यही है कि पहला जो केस है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखें, जब आप किसी मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करवा रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो वर्क डन होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी वर्क किया जा रहा होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वेरिएबल वर्क होता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कांस्टेंट नहीं है हर पॉइंट पर। इसी तरह जब हम एक मास की बात कर रहे होते हैं और उस मास पर फोर्स लग रही है एफ, तो इस फोर्स को जब मैं अप्लाई करता हूं तो हर पॉइंट पर ये फोर्स क्या होती है, डिफरेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, डिफरेंट। तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, ये एग्जांपल है किसकी, वर्क डन इन एन, या वर्क डन इन एन इलास्टिक फील्ड, इन एन इलास्टिक फील्ड, ठीक है। ये आपके पास हो गया स्प्रिंग के केस के लिए। अच्छा, इसी तरह अगर मैं दो चार्जेस के लिए बात करूं, तो उसे हम लिखेंगे वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके दरमियान का डिस्टेंस है आर, ठीक है। और यहां पर आप देखते हैं इन दो चार्जेस में जब फोर्स लगती है तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसमें जो वर्क डन आप करते हैं वो है वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन, एग्जाम्पल है वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो इसे भी हम लिखते हैं वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगेन ये भी एग्जाम्पल हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उसके बाद अगर आप रॉकेट प्रोपल्शन की बात करें, तो देखें रॉकेट प्रोपल्शन जो होती है वो भी एग्जाम्पल है किसकी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। और वो कैसे है, तो देखें जब ये होता है कि एक रॉकेट प्रोपेल करता है, तो उसकी प्रोपल्शन होती कैसे, उसकी प्रोपल्शन ऐसे होती है एक्शन रिएक्शन से। यहाँ पर जो एक्शन है वो ये है गैसेस का बर्न होना और गैसेस का एक्सपेल्ड होना आउटसाइड। वो गैसेस जब बाहर निकलती हैं तो इस रॉकेट में क्या होती है, प्रोपल्शन होती है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें
तो इस प्रोपल्शन के अंदर जो फोर्स है वो वेरिएबल है। किस तरह से? देखिए, जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम पे। ये जो कैपिटल एम है ये मास ऑफ द गैसेस है। तो जैसे जैसे ये गैसेस बर्न होंगी ये कम होता जाएगा मास, और जैसे जैसे मास कम होगा एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा। और एक्सेलरेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? फोर्स ज्यादा है। फोर्स ज्यादा है तो वेरिएबल फोर्स है। ये भी एग्जांपल किसकी हो गई? रॉकेट प्रोपल्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, चले उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है ना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो फील्ड एक्चुअली होती किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो ऐसी फील्ड जो कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगी उसे हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड, और ऐसी फील्ड जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगी उसे हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर पहला पॉइंट ये है कि इस कंजर्वेटिव फोर्स या ऐसी कंजर्वेटिव फोर्स जिसके अंदर जो वर्क डन होता है वो इनडिपेंडेंट होता है किसके? पाथ फॉलोड के। यानी कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता, यानी कि वर्क की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब जैसे एग्जांपल में दे देता हूं, एग्जांपल में ये है कि अगर मैं किसी बॉडी को मूव करवाता हूं और डॉटेड लाइन को फॉलो करता हूं, तो डॉटेड लाइन में बॉडी ए से आती है सी पर और सी से जाती है बी पर। तो अब एक तो पाथ ये हो गया कि बॉडी जा रही है ए से सी से और सी से बी पे, तो एक पाथ ये हो गया। दूसरा पाथ ये हो गया कि अगर आप इसको डायरेक्टली कैसे लेके चले जाए ए से डायरेक्टली बी पर, तो चाहे आप ए से सी और सी से बी पर जाएं या डायरेक्टली ए से बी पर चले जाएं, वर्क डन दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलो। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर जो वर्क होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके? पाथ फॉलोड के। तो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या करेगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो अब यहां पर आप देख लेंगे कैसे डिपेंड करेगा। जैसे मैं कहता हूं फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर ये बॉडी डायरेक्टली इस तरह से मूव करती है तो आप देखिए ये डिस्टेंस कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बॉडी को ए से पहले सी पर लेकर आए और सी से बी पर लेकर जाए तो आप देखिए ये पाथ बड़ा है, और ये पाथ अगर बड़ा है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक हो गया ना? तो दोनों के अंदर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसी चीज को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कहते हैं कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर वर्क डन लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट डी है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा? माइनस एफ डी के। लेकिन जब आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो जो वर्क होगा वो बराबर होगा माइनस एफ, और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो बराबर है पाई आर के, क्योंकि अब ये सरकमफेरेंस है ना, हाफ। हाफ सरकमफेरेंस को क्या लिखते हैं? पाई आर लिखते हैं। तो ये आपके पास वर्क आ गया माइनस एफ डेल आर। ठीक हो गया? तो अब ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ में वो बराबर होता है किसके? जीरो के। इसका मतलब यह है कि बॉडी चली ए से सी पर आई, सी से बी पर गई, और सी बी से वापस कहां पर आ गई? ए पर। अब ये पूरी जर्नी में अगर बॉडी ए पॉइंट से चल के ए पॉइंट पर ही वापस आ गई तो हम कहेंगे इसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और वो किस तरह से होगा? तो देखो, पहले जब बॉडी ए से सी की तरफ जा रही है तो ए से सी की तरफ जाते हुए जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड है। यहाँ पर जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? एंगल कितना बन रहा है? 90। और जब एंगल 90 होता है तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? वर्क की वैल्यू हो जाती है जीरो। इसका मतलब ए से सी तो कोई वर्क है ही नहीं, यानी कि वर्क तो दो ही है, एक सी से बी की तरफ जाते हुए, तो सी से बी की तरफ जाते हुए मैं कह देता हूँ वर्क है माइनस एम जी एच, और बी से ए की तरफ आते हुए वर्क को मैं कह देता हूँ ये है प्लस एम जी एच। तो आप सोचे कि एक तरफ माइनस एम जी एच ऊपर जाते हुए प्लस एम जी एच नीचे आते हुए, तो नेट वर्क डन अगर मैं निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगा? तो जीरो के बराबर होगा। ठीक है ना? यहाँ पर जो नेट वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस एम जी एच एंड प्लस एम जी एच। तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेटवर्क क्या आ जाएगा? जीरो। और ये एग्जांपल है हमारे पास किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसी वजह से इसके अंदर जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, और इसका जो क्लोज पाथ में वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के।
अब यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जांपल्स लिखूं तो वो एग्जांपल क्या क्या होंगे? तो पहली एग्जांपल हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। नंबर टू, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा, इलास्टिक फोर्स। ये तीनों फोर्सेस जो है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती हैं। इसका मतलब वो जो दोनों पॉइंट्स मैंने लिखे वो दोनों पॉइंट इन फोर्सेस पर एप्लीकेबल होता है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, नॉन कंजर्वेटिव, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इस फ्रिक्शनल फोर्स में वर्क डन जो होगा वो डिपेंड करेगा पाथ पे। दूसरा, ड्रैग फोर्स। तो जो ड्रैग फोर्स है वो भी आपके पास पाथ डिपेंडेंट है। टेंशन फोर्स, आप जानते हैं टेंशन डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिफरेंट होती है। रॉकेट प्रोपल्जन, रॉकेट प्रोपल्जन भी पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ड्रैग फोर्स पे डिपेंड कर रही होती है, रॉकेट प्रोपल्जन। इसी तरह मोटर प्रोपल्जन, मोटर प्रोपल्जन ये भी नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब ये जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं ये सारी की सारी वो है जो पाथ पे डिपेंड करती हैं और इनका जो वर्क डन होगा वो क्लोज पाथ के अंदर जीरो नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये सारी एग्जांपल है किसकी? ये सारी एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। और यहां पर एक पॉइंट है जो कि आपको नोट करने वाला होगा और वो ये होगा कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं नोट में कि हर कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान क्या है? एवरी कंजर्वेटिव फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। मैं इसे इस तरह लिख देता हूं कि एवरी सेंट्रल फोर्स, हर वो फोर्स जो सेंटर टू सेंटर अप्लाई होती है, जैसे ग्रेविटेशनल है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जैसे इलास्टिक है, एवरी सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एवरी सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक हो गया? अब आ जाए किस पर, कि अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट करना हो किसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो देखें ग्रेविटेट वर्क डन यहां पर एक स्टेट फंक्शन है। याद रखें स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क है ये एक स्टेट फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पर। अगर इनिशियल और फाइनल वैल्यूज सेम है तो हम कहेंगे वहां पर वर्क क्या होगा? जीरो होगा। दूसरी बात, जो ग्रेविटेशनल फील्ड आपको नजर आ रही है ऊपर, हमने ये बात लिखी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। ये है कंजर्वेटिव फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज द कंजर्वेटिव फील्ड। अच्छा, सर अब आपने यहाँ बोला पे था कि किसके ऊपर डिपेंड जी, करती है, इनिशियल और फाइनल किस पे डिपेंड करती जी, है? इस वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जो वर्क है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पर डिपेंड करती है। इसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, Yes. डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल वैल्यू, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। तो वर्क जो होगा वो एक स्टेट फंक्शन है, किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पर। अगर इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम है तो हम कहेंगे वर्क क्या है? जीरो है। अगर इनिशियल फाइनल वैल्यू सेम नहीं है तो हम कहेंगे वर्क नॉन जीरो है। तो जब क्लोज पाथ होगा तो क्लोज पाथ में इनिशियल फाइनल सेम होता है ना, तो वहां पर वर्क की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के अंदर हम इस चीज को प्रूव करेंगे, जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, कि हमने ये प्रूव करना है कि वर्क डन जो क्लोज पाथ में जीरो होता है वो किस तरह से जीरो होता है। ठीक है ना? और इस तरह भी हम ये बात कह सकते हैं कि वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के, उस चीज को भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्ज करें एक बॉडी है जिसका मास है m और वो अभी इस पॉइंट पर रखी हुई है, और इन पॉइंट्स को भी मैं नाम दे देता हूं। ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ c और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ d। ठीक है? तो अब
इस बॉडी को ए से बी पर ले जाने के लिए कितने पाथ है, जरा ये देखें। पहला पाथ तो आपको नजर आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पे शो कर देता हूं कि पहला पाथ है ए से सी और सी से बी, ठीक है ना। इस पाथ को हम कह देते हैं पाथ 1, ये है पाथ 1। दूसरा पाथ इसके अंदर जो है वो ये होगा कि पहले बॉडी ए से डी पर जा रही है और फिर डी से बी पर जा रही है, और इस पाथ को हम कह देते हैं पाथ 2, ये है पाथ 2। तीसरा जो पाथ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो पाथ है ये, और इस पाथ को मैं कह देता हूं थर्ड पाथ, ये है थर्ड पाथ। ठीक हो गया ना। इसका मतलब ए से बी तक जाने के 3 पाथ हैं। पहले पाथ की अगर बात करें तो पहले पाथ में बॉडी ए से सी पर जा रही है। अगर बॉडी ए से सी पर जा रही है तो देखें, इस ए से सी की तरफ जाते हुए वेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि जो वर्क होता है वो इस केस में क्या होता है, 0। ये बात हम पढ़कर आ गए कि वर्क की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ए से सी की तरफ जाते हुए कोई वर्क डन नहीं होगा। चले, तो अब आ जाए सी से बी की तरफ। तो जब सी से बी की तरफ जा रहे होते हैं तो अब आप देखें, जो वेट है वो डाउनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट किसी हाइट के बराबर होगा, उसे मैं एच भी कह सकता हूं। अगर मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट है। तो आप यहाँ पर देखें कि बॉडी अपवर्ड जा रही है जबकि वेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर वर्क होगा, और उस वर्क को हम क्या लिखेंगे, वर्क हम लिखेंगे माइनस mgh, ठीक है ना, क्योंकि वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है F/d। तो यहाँ पर जो आपका वर्क हो गया वो किसके बराबर हो गया, माइनस mgh के। तो मैंने अभी पहले पाथ में, जो पाथ 1 है, उसका वर्क कैलकुलेट कर लिया, और वो वर्क ए से सी 0 हुआ और सी से बी क्या हो गया, माइनस mgh। ठीक है, तो मैं यहां पर सबसे पहले इसका वर्क लिख देता हूं, वर्क फॉर पाथ 1। और वर्क फॉर पाथ 1 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहला वर्क था ए से सी तक, और फिर वर्क था सी से बी तक। तो जो ए से सी तक वर्क था वो क्या था, 0, और जो सी से बी तक वर्क है वो क्या है, माइनस mgh। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल वर्क हो गया पहले पाथ में वो किसके बराबर हो गया, माइनस mgh के। ठीक है, ये हो गया पहला। चलें, अब आ जाए सेकंड वाले पर। तो सेकंड वाले को मैं कैसे लिखूंगा, मैं इस तरह लिखूंगा, वर्क डन फॉर पाथ 2। उसे भी डिवाइड कर ले 2 हिस्सों में। पहला हो जाएगा ए से डी तक, और फिर हो जाएगा डी से बी तक। ठीक है, तो अब यहां पर आपने वर्क निकालना है सेकंड पाथ के लिए। तो देखें, जब ये बॉडी डी से ए से डी की तरफ जा रही है तो जो वेट फोर्स है वो क्या है, डाउनवर्ड है, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस है जो कि एच के बराबर है वो है अपवर्ड। तो इसका मतलब इस केस में जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस mgh के। ठीक है, लेकिन जब बॉडी डी से बी पर जा रही होगी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो वेट डाउनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पर देखें कि वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो सेकंड पाथ के अंदर जो टोटल वर्क है वो किसके बराबर है, तो देख ले, ए से डी तक, ए से डी तक वर्क है mgh माइनस में, प्लस, और डी से बी तक क्या है, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस mgh। ठीक हो गया। अब आ जाए थर्ड में। तो थर्ड में अब अगर आप देखें तो ए से बी तक, अब ये ना तो हॉरिजॉन्टल कोई पाथ है ना वर्टिकल, बल्कि कर्व्ड है। अब कर्व पाथ में हर पॉइंट पर अगर मैं इस चीज को ऑब्जर्व करूं, देखें इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट है। और ये बात आप जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका वर्क हमेशा क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस कर रही है आगे की तरफ, वेट फोर्स है उसकी डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो मैंने नहीं पढ़ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट पढ़ना है, जो कंपोनेंट वर्टिकल है। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी, और वो एच के बराबर है, और वेट फोर्स क्या है, डाउनवर्ड। तो इन दोनों केसेस में अगर मैं देखूं तो इसका जो वर्क होगा वर्टिकल वाला वो किसके बराबर होगा, माइनस mgh के। इसका मतलब
जब मैं यहां पर इस वर्क को लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा वर्क फॉर थर्ड पाथ, और इसे मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं, एक वर्क एक्स का और एक वर्क वाई का। तो मैंने आपको एक्स के लिए बता दिया ना, एक्स के लिए वर्क क्या होता है 0, लेकिन वाई के लिए वर्क क्या है -mgh। तो अब जरा देखें, क्या तीनों पाथ के लिए वर्क सेम नहीं आ गया? और यही बात हमने की थी ना कि वर्क इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। तो ये चीज यहां से नजर आ रही है कि जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट है पाथ के। क्यों? क्योंकि सब जगह पर वर्क की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है ना, इस चीज को मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं, हेंस वर्क इज वर्क इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। कोई सा भी आप पाथ फॉलो करेंगे वर्क क्या रहेगा, सेम। क्यों? क्योंकि वो तो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पर। अब इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट क्या था, बी। तो चाहे आप कोई भी रास्ता चूज करें, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक हो गया ना, एक तो हो गई ये बात। अब अगर हमें ये चीज प्रूव करनी हो कि वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होता है, 0 होता है। अब क्लोज पाथ में इसी तरह से हम कर सकते हैं कि बॉडी को ए से सी पर लेकर जाएं, सी से बी पर लाएं, और उसके बाद फिर बी से डी पर लाएं और डी से ए पे लें। ठीक है ना, ये पूरा एक क्लोज पाथ हो जाएगा ना। या अब ये भी कर सकता हूं, पहले ए से सी पर जाए, सी से बी पर जाए और बी से डायरेक्ट ए पर आ जाए। ये भी काम भी किया जा सकता है। तो चले करके देखते हैं। तो दूसरी चीज हमने ये प्रूफ करनी है कि वर्क जो होता है क्लोज पाथ में वो क्या होता है, 0। तो मैं इस चीज को यहां पे लिखता हूं, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो चलें इस चीज को कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि तमाम वर्क्स आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड, नेटवर्क। अब जो ये नेट वर्क डन है, ये एक्चुअली क्या है, ये है वर्क ए से सी प्लस वर्क सी टू बी प्लस वर्क बी टू डी प्लस वर्क डी टू ए। ठीक हो गया। अब देखें, ए से सी तक तो हमने कहा वर्क है ही नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, और बी से डी वाला भी वर्क क्या है, 0। देखे ना, यहां पर मैंने लिखा हुआ है ना दोनों जगह पर, ये वर्क 0 है और ये वाला वर्क भी 0। तो हॉरिजॉन्टल में ए से सी और बी टू डी वर्क की वैल्यू क्या है, 0। लेकिन जब आप सी से बी जाते हैं तो देखिए सी से बी वर्क क्या है, -mgh। तो यहां तो मैं यही लिखूंगा कि यहां पर जो आपके पास वर्क है सी टू बी वो है -mgh। लेकिन जब मैं डी टू ए आऊंगा तो देखें, जब आप ए से डी जा रहे थे तो वर्क क्या था, नेगेटिव था। लेकिन आप इसको उल्टा करके देखें ना, जब आप डी से कहां पर आएंगे, ए पर आएंगे, तो यही वर्क आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा ना। उसे क्या लिखूंगा, +mgh। क्यों? क्योंकि वेट भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या अब मैं यहाँ पर WDA की जगह लिख सकता हूँ +mgh? तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +mgh। तो आप देखें, ये माइनस ये प्लस और बाकी सारी चीजें 0। क्या नेटवर्क क्लोज पाथ में 0 के बराबर नहीं आ गया? और यही चीज हमें ऊपर पॉइंट्स के अंदर डिस्कस की थी, जिसको हमने कहा था कि ये दो पॉइंट्स हैं कि वर्क जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के। ये भी मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ कर दिया कि कैसे ये इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड के। तो तीनों के आंसर क्या आ रहे थे, सेम। और हमने ये चीज भी प्रूव कर दी कि वर्क जो होता है वो क्लोज पाथ में 0 के बराबर होता है। और वो कौन से क्लोज पाथ के अंदर है, जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स में हो, यानी कि जो फोर्स है वो कौन सी होनी चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होनी चाहिए या कंजर्वेटिव फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को, चले लास्ट पॉइंट इसके अंदर यही है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का ही पॉइंट है या कंजर्वेटिव फील्ड का ही है, कि जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हैं तो जो बात ऊपर मैंने डिस्कस की है सिर्फ यहां पर डायग्राम के जरिए दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। अब देखें, एक बॉल है जो कि टॉप ऑफ द हिल पर मौजूद है,
और इस टॉप ऑफ द हिल पर इसको 3 डिफरेंट पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, 3 डिफरेंट पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि डायरेक्टली भी बॉल नीचे आ सकती है ग्राउंड पर, और इन पाथ को मैं कह देता हूं, ये पाथ है 1, ये पाथ है 2 और ये पाथ है 3। अब अगर आप देखें तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, टॉप, और तीनों ने आना कहां पर है, तीनों ने आना है ग्राउंड पर। तो इसका मतलब तीनों का फाइनल पॉइंट भी क्या है, सेम है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन डिपेंड किसके ऊपर करता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पर। अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है वो है ग्राउंड, और तीनों ने नीचे आते हुए डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, एच। तीनों पर फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीनों पर फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इनके पाथ की बात करूं, कि जो पाथ वर्क फर्स्ट का है वही वर्क सेकंड का है, वही वर्क थर्ड का है, ये तीनों वर्क क्या होंगे, सेम होंगे, बिकॉज वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो जो मर्जी आपने पाथ फॉलो किया होगा, और याद रखें कि यहाँ पर अभी मैंने फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ, क्योंकि हिल में फ्रिक्शन भी तो होगी ना, लेकिन यहाँ पर हम फ्रिक्शन को ऑब्जर्व नहीं करें, बस हम सिर्फ पाथ देख रहे हैं कि कोई स्ट्रेट पाथ है, कर्व पाथ है, कुछ भी है। हाइट अगर सेम है तो हम कहेंगे कि वो वर्क सेम होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी देख लें कि एक बॉडी है जो कि ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक जाती है। अब ए से बी तक जाने के मैंने रास्ते बनाती हैं, ये पाथ 1, ये पाथ 2 और ये पाथ 3। तो क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तीनों का सेम है, तो वही बात है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी कि वर्क डन इंडिपेंडेंट है किसके, पाथ फॉलोड के। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।